गुड मॉर्निंग। ये हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 8 के लिए। ठीक है, क्लास 8 में इससे पहले वाले क्लासेस में क्लास 8 में क्या क्या सिखा दिया है। एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, हमने एनर्जी स्टार्ट किया है। अच्छा, एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी जो है वो कैपेसिटी है फॉर डूइंग द वर्क। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है मतलब वो क्या कर सकता है, कोई यूजफुल वर्क डन कर सकता है। अब अलग अलग फॉर्म्स के एनर्जी मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह के हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग फॉर्मेट ऑफ एनर्जी मिलते हैं। हमने उसमें से क्या किया था, हमने बात किया था मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। हमने उसमें से देखा था मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे काम का है या हमारे सिलेबस में है। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो तरह का है। मैकेनिकल एनर्जी का एक तरह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या था? कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है, अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। उसके बाद हमने बात किया था सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और डेफिनेशन से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी possessed by any object because of its position, its shape, its configuration, etc. या सिंपल से मैंने तुमको क्या बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को अगर तुम चेंज करते हो तो चेंज करने के कारण, ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आने के कारण जो भी एनर्जी वो स्टोर करता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी बेसिकली अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था, m इंटू जी इंटू एच। अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये g का मतलब समझ में आता है ना, g यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप हमेशा याद रखना g जो है, g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको समझ में आता है तब भी ठीक है, नहीं तो आप क्या करना, अभी के लिए बस इतना याद करना कि जब भी मैं बोलूं कि स्मॉल g, तो g के प्लेस में आप 9.8 या आप g को क्या कर सकते हो, 10 से भी रिप्लेस कर सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन। एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 9.8 को 10 भी ले लेते हैं। तो जब भी कोई आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को बोले तो आप क्या करना, ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। ग्राउंड से वो कितना हाइट ऊपर है, अब ग्राउंड से वो जितना हाइट ऊपर होगा उतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक और जो हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा है उसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी याद रखेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें स्प्रिंग में मिलता है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला बता दिया था। अच्छा, के और एक्स का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं पहले, ठीक है, ये देखना ज्यादा जरूरी है। अब एनर्जी के बारे में अगर तुम बात करोगे तो हमारे सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्मेट, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप्स, यही हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा भी और टाइप्स है, लेकिन हमें क्या जानना है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कुछ हाइट पर ले जाओगे तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट या कंप्रेस करोगे तो उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मान लो मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, इस तरह का, ठीक है। अब इस तरह से बना दिया मैंने, ये क्या है, स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग से एक m मास के ऑब्जेक्ट को मैंने अटैच करके रख दिया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्या है, अभी जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ पे। अब नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है, जब भी स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं होगा, जब भी स्प्रिंग पे लगने वाला कोई फोर्स नहीं होगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक लेंथ को मेंटेन करेगा ना। तो अगर स्प्रिंग पर कोई फोर्स नहीं है,
स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स अगर 0 है तब स्प्रिंग क्या होता है, अपने नेचुरल लेंथ पे होता है। मान लो इस स्प्रिंग पे मैंने क्या किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही तुम फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे, ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपने नेचुरल लेंथ से, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक मूव करके यहाँ कहीं पे आ जाएगा क्या, जो एम मास का ब्लॉक है वो मूव करके यहाँ कहीं पर आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्प्रिंग था वो कुछ एक्स अमाउंट से इलोंगेट हो गया है क्या, या मैं ऐसा बोलता कि मैंने फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया होता, मान लो फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया होता, तो ये बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये जो ब्लॉक है वो क्या होता, अंदर आ गया होता, तो स्प्रिंग क्या होता, एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो गया होता। यहाँ पे कंप्रेस हुआ है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलोंगेट। मैंने रेड से क्या रखा है, रेड से मैंने कंप्रेशन दिखाया है, इलोंगेट, ELONGATE, इलोंगेट। और मैंने ब्लैक से क्या दिखाया है, इलोंगेशन दिखाया है। अब दोनों ही केस में अगर आपको स्प्रिंग को कंप्रेस करना है या स्प्रिंग को इलोंगेट करना है, दोनों ही केस में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्या। अच्छा, अब ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया ना, उसके कारण क्या होता है, ये जो ब्लॉक है या ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग बोलो, ब्लॉक नहीं बोलेंगे, ये जो स्प्रिंग है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे लिख देना, बिफोर बिकॉज ऑफ change because of change in length, because of change in length of the spring, the spring stores potential energy। ये जो भी मैं लिखता हूं ना, ये आपको नोट्स अच्छे से बना के रखना है। the spring stores potential energy, the spring stores potential energy in the form of इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको, उसका नाम क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नाम होता है। बात समझ में आ रहा है। जब भी आप स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से या तो इलोंगेट कर दो या कंप्रेस कर दो, दोनों ही केस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब एक्स क्या है, तो एक्स इज द कंप्रेशन, एक्स इज द कंप्रेशन और इलोंगेशन। एक्स जो है वो या तो कंप्रेशन है या इलोंगेशन होगा, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ फोर्स, आपने फोर्स कैसा अप्लाई किया है। के क्या है सर, तो के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट। अब स्टिफनेस का मतलब होता है हार्डनेस। अब जैसे मान लो तुमने देखा होगा पेन, वो जो फ्लिप फ्लॉप वाले पेन आते हैं, फ्लिप फ्लॉप ऐसे पेन होते हैं, उसमें जो स्प्रिंग होता है उसको कंप्रेस करना या इसको इलोंगेट करना बहुत ही आसान होता है क्या। अच्छा, लेकिन तुम अगर देखोगे ना कुछ स्प्रिंग्स, जैसे अगर तुम बाइक में देखोगे तो बाइक में वो शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, वो जो शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं वो भी स्प्रिंग के जैसा होते हैं क्या। पीछे में भी सस्पेंशन होता है, आगे में भी गाड़ियों में सस्पेंशन होता है, तो वो जो सस्पेंशन होता है उसमें भी आप स्प्रिंग देखोगे। अब जो पेन का जो आपने जो पेन से जो स्प्रिंग बाहर निकाला और जो गाड़ियों में जो स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो पेन वाला जो स्प्रिंग था उसको कंप्रेस करना या इलोंगेट करना बहुत ही आसान था, लेकिन जो गाड़ियों में जो सस्पेंशन लगा होता है या स्प्रिंग लगा होता है उसमें इलोंगेशन लाना बहुत ही मुश्किल है या उसमें कंप्रेशन लाना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी स्प्रिंग का, किसी कौन सा स्प्रिंग को कंप्रेस करना या इलोंगेट करना कितना आसान है कितना डिफिकल्ट है, वो डिपेंड करता है उसके के वैल्यू पर। ठीक है, अगर किसी भी स्प्रिंग का के का वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसमें इलोंगेशन लाना या कंप्रेशन लाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये मैं नोट करके लिख देता हूं, यहाँ पे क्या है, के का मतलब क्या है, नाम तो स्टिफनेस कांस्टेंट है, काम क्या है इसका, तो काम ये याद रखना, जिस जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना अपने कॉपी में, ऐसा लिखोगे तो याद रखने में आसानी होगी। जिस भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट
ज्यादा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, उसमें कंप्रेशन या इलोंगेशन, उसमें कंप्रेशन या इलोंगेशन प्रोड्यूस करना, कंप्रेशन या इलोंगेशन प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट होगा। अच्छा, अब तुम खुद से बताओ, जो सोफे होते हैं उनमें स्प्रिंग्स लगा होता है, उसमें कैसा स्प्रिंग चाहिए होगा अपने को? उसमें जो स्प्रिंग है उसमें जो स्टिफनेस कांस्टेंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए ना। अब सोफा कितना कंप्रेस हो सकता है, जितना कंप्रेस होगा उतना ज्यादा आरामदायक होता है क्या बैठने के लिए? और ऐसा तो नहीं कि एक बार जो कंप्रेस हो गया वो कंप्रेस होकर रखे रहना चाहिए हमेशा, वो तुरंत उसको वापस अपने ओरिजिनल शेप में भी आ जाना है। इसका मतलब जो कुशन्स में या जो सोफे में जो स्प्रिंग्स लगे होते हैं उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? कम होगा। अब ये सब बातें बिल्कुल नई बातें हैं, ऐसा कुछ हम पहले कभी नहीं सीखा था हमने, तो ये सब ध्यान रखना है अपने को। अच्छा, अब इसमें ना कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ज्यादा टफ वाले प्रॉब्लम तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा बोला गया कि हमारे पास एक अरेंजमेंट है और इसमें हमने क्या कर दिया है, एक स्प्रिंग लगा दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। अभी यूनिट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना दे रखा है? 100 न्यूटन पर मीटर। और ऐसा बोला गया है कि बिकॉज ऑफ द फोर्स, जो इसमें फोर्स लग रहा था ना, फोर्स के कारण, इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स the elongation produced in the spring is of 10 centimeter, then find the potential energy stored in the spring। ये कैलकुलेट करने को हमें क्या किया है, बोला गया है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि इसमें एक फोर्स अप्लाई किया था मैंने, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, और ये फोर्स ने क्या किया है, इस फोर्स ने स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया है 10 सेंटीमीटर से। मतलब ये जो स्प्रिंग था वो अपने नेचुरल लेंथ से क्या हो गया है, 10 सेंटीमीटर आगे आ गया है। मतलब ये अगर नेचुरल लेंथ था ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, 10 सेंटीमीटर आगे आ गया है, इलोंगेशन दे दिया है। के का वैल्यू भी उन्होंने बता दिया, के का वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर हमारे पास के का वैल्यू है। अब हम क्या जानते हैं कि अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्या? अब क्या करते हैं ना, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हाफ, के का वैल्यू क्या है, 100। अच्छा, ये के जो है वो एसआई स्टैंडर्ड्स में है। एसआई स्टैंडर्ड का मतलब न्यूटन इज द न्यूटन जो होता है, न्यूटन यहाँ पे एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन है, ठीक है? तो न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है क्या, फोर्स का। और मीटर जो है, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, मीटर जो है वो एसआई यूनिट है लेंथ का। तो अगर ये एसआई यूनिट में है, अगर मेरे पास ये जो क्वांटिटी है वो एसआई यूनिट में है, तो ये जो इलोंगेशन है उसको भी एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा ना। अब ये 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हम क्या जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के इक्वलेंट है क्या? अगर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर होगा। ये 100 को नीचे लाके डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो जाएगा। अब मुझे 10 सेंटीमीटर का वैल्यू जाना है, तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो 10 सेंटीमीटर है वो 1/10 मीटर हो जाएगा क्या?
अब ये जो वैल्यू मैंने फाइंड किया ना 10 सेंटीमीटर को 1/10 मीटर लिख सकते हैं, तो x के प्लेस में क्या करेंगे 1/10 को रिप्लेस कर देंगे। अब 1/10 लिख दिया मैंने x के प्लेस में क्योंकि इतना ही इलोंगेशन हुआ था और इसका स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, अब यहाँ पे जगह है नहीं, मैं ये कन्वर्जन वाले को इरेज कर देता हूँ क्योंकि कन्वर्जन मैंने लगता है। अब क्या करना है स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना कन्वर्जन। अब अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो पोटेंशियल एनर्जी, अब क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू 100, 1/10 का स्क्वायर वापस से 1/100 हो जाएगा क्या? तो ये 100 से ये 100 अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितना आ रहा है 0.5 में आ रहा है। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा था तो इसको लिख देंगे जूल्स। मतलब स्प्रिंग को अगर मैंने 10 सेंटीमीटर इलोंगेट किया और k का वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है तब पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0.5 जूल्स का आ गया। अच्छा, अगर आपने इसी स्प्रिंग को इसी क्वेश्चन में स्प्रिंग को अगर 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया होता ना तब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी इतना ही मिलता। बात समझ में आया क्या, हाँ या ना? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क ले दे रहा हूं, आप मुझे सॉल्व करके आंसर बताना। क्वेश्चन है इफ potential energy stored in the spring is of 10 joules and it is given that the spring constant of the spring is 10 Newton per meter. Spring constant of the spring is 10 Newton per meter. Then find the elongation or compression. Find the elongation or compression in the spring. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है बस वैसे ही आपको भी क्या करना है सॉल्व कर देना है। सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा आप उसको ग्रुप में मुझे मेंशन कर देना, ठीक है? और सॉल्व करने के बाद चिल्लाने नहीं लगना कि सर मैंने चेक कर दिया, मैंने कर दिया, सही है गलत है। आप सॉल्व करना, आराम से तसल्ली से सॉल्व करना, फिर मुझे आंसर भेज देना, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट में बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी मुझे कैलकुलेट करना है जीपीई तो वो क्या लिखेंगे m इंटू जी इंटू एच लिखेंगे क्या, ठीक है? अब मान लो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहे हैं ये ग्राउंड है हमारा, ऐसा ग्राउंड है और ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर, ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर हमने क्या किया है एक ब्लॉक रख दिया ऐसे। कितना मास है इसका, मान लो इसका मास है 10 kg का और ये जो है इसका हाइट कितना बताया गया, इसका हाइट बताया गया है 20 मीटर्स का। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी stored by the object, potential energy stored by the object। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्या? क्यों आसान है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक नहीं मेंशन्ड है तब तक g का वैल्यू आप सिंप्लिसिटी के लिए क्या करना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना।
एक्चुअल वैल्यू जी का 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम जी का वैल्यू क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूँ इस सिस्टम का, तो क्वेश्चन में मास पता है क्या? पता है सर, कितना मास था? 10 kg का मास था। एसआई स्टैंडर्ड्स में तो कोई कन्वर्जन करने का जरूरत है नहीं। अगर कुछ एसआई स्टैंडर्ड्स में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, अगर एसआई स्टैंडर्ड्स में है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। जी का वैल्यू कितना रखना है अपने को? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देंगे। और एच का वैल्यू कितना रखना है अपने को? एच का वैल्यू रखना है अपने को 20 मीटर्स का। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है 10, 100, 2000, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। सारे यूनिट्स अगर एसआई स्टैंडर्ड्स में है तो ये भी एसआई स्टैंडर्ड्स में आएगा, जिसको हम क्या लिख देंगे? जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 2000 जूल्स का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, मान लो एक थोड़ा मिक्स वाला क्वेश्चन करा दे, टोटल एनर्जी वाला। टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? कभी कभी तुमको ऐसा सुनने को मिलेगा, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टोटल एनर्जी फाइंड करना है तो आप क्या करना, वहां का पोटेंशियल एनर्जी और वहां का काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देना। ऐसा बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कैसे फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से फाइंड करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना कोई मुश्किल है नहीं। मान लो मैं ऐसा बोलूं कि ये ग्राउंड है हमारा, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो, अभी जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा, मैंने इसको ऐसे ऊपर फेंका था, ऐसे ऊपर फेंका था, इसका मास है मान लो 10 kg का। और मैंने क्या देखा, जब मैंने इसको नोटिस किया, मान लो ये किसी पॉइंट पी पर है, और पी पॉइंट पर ग्राउंड से इसका हाइट कितना है? पी पॉइंट पर ग्राउंड से इसका हाइट जो है वो 5 मीटर्स का है। और पी पॉइंट पर मैंने ये भी देखा कि इसके पास एक स्पीड है, मतलब ये अभी भी ऊपर जा रहा है। कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टोटल एनर्जी। फाइंड द टोटल एनर्जी बोले, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोले, सब एक ही कैलकुलेशन करना है। फाइंड द टोटल एनर्जी stored by 10 kg particle, stored by 10 kg particle when the particle is at position P, when the particle is at position P। अब टोटल एनर्जी कभी भी अगर कैलकुलेट करना होता है तो टोटल एनर्जी का मतलब है जिस पॉइंट पे बात हो रहा है उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, उस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो, दोनों को सम कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं? m इंटू जी इंटू एच से लिखते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ m v स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, अच्छा मास कितना है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का मास था 10, कुछ नहीं मेंशन तो जी का वैल्यू भी रखेंगे 10। और हाइट कितना है? हाइट है इसका 5, प्लस में हाफ, मास वापस से कितना लेना है? मास को वापस से 10 लेना है। और स्पीड कितना था? 10, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 10 का स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। अब अगर इसको मैं थोड़ा और आसान बनाऊं, टोटल एनर्जी, ये 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 10 500 हो गया। ये 500 प्लस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर वापस से 100 हो जाएगा। ये और ये वापस से 5 हो गया। तो टोटल एनर्जी अगर देखोगे तो 500 प्लस 500 मतलब 1000 जूल्स का टोटल एनर्जी मिल रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो बहुत ही आसान है। क्या अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना आता है, मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना आता है, तो दोनों एनर्जीज को अगर मैं सम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल एनर्जी मिल जाएगा। क्या अच्छा,
इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना। 2 क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ऐसा डायग्राम है, एक ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे गिर रहा है। इसका जो मास है वो अभी भी 10 kg का है, और ये जो है 10 मीटर्स अभी भी हाइट पर है। फाइंड द टोटल एनर्जी, ये क्वेश्चन 2 है। फाइंड द टोटल एनर्जी stored by 10 kg block, by 10 kg block at position P, at position P। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 कैसा है, एक क्वेश्चन स्प्रिंग में भी कर लो। अगर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कैलकुलेट करना आ गया था आपको, तो आप इसमें ये भी कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहां कहीं पर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, और ये बोला गया है कि अभी जो स्प्रिंग है ना वो यहां कहीं पर है। 10 kg का ऑब्जेक्ट है, और नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितनी दूरी पर है, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट पर ऐसा देखा गया है कि पार्टिकल जो 10 kg का है उसका स्पीड इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड का। k का वैल्यू भी क्वेश्चन में बता दिया गया है, 100 न्यूटन पर मीटर का है। क्वेश्चन में बोला गया है ये पोजीशन मान लो पोजीशन P है। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड द एनर्जी stored by 10 kg block, stored by 10 kg block when the block is at position P, ठीक है। इसमें भी टोटल एनर्जी बताना है, इसमें भी टोटल एनर्जी बताना है। तो टोटल 3 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। एक छोटा सा टॉपिक बच गया 10 मिनट का, तो वो नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन वापस से जो मैंने छोड़ दिया था बीच में, वो मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल्स में अगर प्रॉब्लम हो तो आप वेट करना, पहले खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं सोल्यूशन ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे, खुद से नहीं सोचोगे सॉल्व करने का, वो नहीं आने वाला तुमको। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज।